Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. We are here with yet another SLO from our chapter number 3, Dynamics. Today we have these three SLOs, 340, 341, 342 and 343. इस टॉपिक के अंदर हम जो है वो एक नई टर्म सीखने जा रहे हैं, दैट इज फ्रिक्शन. व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रिक्शन इन आवर डेली लाइफ. जिस तरह हम फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इसी तरह से हमारे पास एक टाइप ऑफ फोर्स मौजूद है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं. साथ साथ जो है वो हम सेकेंड और थर्ड एसएलओ के अंदर रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ लास्ट में इस टॉपिक के एंड में हम कुछ मेथड सीखेंगे कि किस तरह से हम डेली लाइफ में फ्रिक्शन को रिड्यूस करके हम अपना जो है वो काम ज़्यादा ईजी बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से, जिसमें हमें फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज फ्रिक्शन. अगर हम एक एग्जांपल लें कि मैंने एक बॉल को रोल कर दिया ज़मीन पे, और जैसे ही रोल किया, रोल करने के बाद एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बॉल जो है वो रुक जाता है. क्या वो हमेशा के लिए मूव करता है? हमेशा मूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगा. क्यों रुक गया? इसका रीज़न हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही होती है. तो यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर जब हमने रोल किया एक बॉल को ग्राउंड सरफेस पे, तो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बॉल रुक गया, और रुक इसलिए गया बिकॉज उसके ऊपर फोर्स लग रही थी. तो यहाँ जो फोर्स काम कर रही है वो मोशन को रिड्यूस कर रही है. ऐसी फोर्स जो कि मोशन को रिड्यूस करे, ऐसी फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. इसी तरह से जब हम साइकिल को पैडल कर रहे होते हैं तो पैडलिंग के दौरान तो बाइसिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है. जब हम पैडलिंग करना स्टॉप कर दें तो क्या बाइसिकल उसी तरह से हमेशा मूव करती रहेगी? नहीं करती. वो एक थोड़ा डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है. इट्स मीन कि एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के दौरान उस पर एक फोर्स लग रही थी, और वो फोर्स क्या कर रही है? वो फोर्स जो है वो मोशन को रिड्यूस कर रही है. तो वो फोर्स जो कि मोशन को रिड्यूस करे, मोशन को कम करने की कोशिश करे, या बॉडी को मोशन से रेस्ट में लेकर आए, ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन हमेशा क्या करती है, चाहे वो किसी भी टाइप की फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन ऑलवेज रिड्यूसेस द मोशन. बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए जो फोर्स मौजूद होती है, उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. अब ये फोर्स आती कहाँ से है, किस तरह से अपीयर होती है? तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हमेशा एग्जिस्ट करती है व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. फॉर एग्जांपल, हम अपने दोनों पाम्स को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के यूं रब करें, तो रब करने से हमें फील होगा कि दोनों बॉडीज को जब हमने रब किया तो रब करने से एक रेजिस्टेंस कॉज हो रही है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से हमारे जो हैंड्स हैं वो हीट अप हो जाते हैं. तो जब दो बॉडीज रब होती हैं आपस में, दो बॉडी स्लाइड होती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और वो फ्रिक्शन हमेशा मोशन को रिड्यूस करने के लिए या मोशन को अपोज करने की कोशिश करती है. इसी तरह से जब हम एक सरफेस के ऊपर चल रहे होते हैं तो देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड. हमारे पाँव और ग्राउंड के दरमियान जो कांटेक्ट है, उस कांटेक्ट की वजह से एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होती है, जो कि हमें मूव करने में मदद देती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक वेट सरफेस के ऊपर मूव करें एज कंपेयर टू एक ड्राई सरफेस, तो वेट सरफेस ज़्यादा स्लिपरी होता है, बिकॉज जब हम उस पर मूव कर रहे होंगे तो वहाँ फ्रिक्शन कम हो गई. जब फ्रिक्शन कम हो गई तो वहाँ मोशन
बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम आसानी से उसके ऊपर मूव नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन जो है वो एक तरह से हमें चलने में भी मदद करती है। इसी तरह से जब हम एक पेपर के ऊपर पेंसिल से या पेन से राइट कर रहे होते हैं तो उस दौरान भी जो है वो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो शायद हम पेंसिल से किसी पेपर के ऊपर ना लिख सकें। सिमिलरली जब हम एक नेल को वॉल के ऊपर जो है वो हिट करते हैं, वॉल के अंदर डाल देते हैं ताकि उसके ऊपर किसी चीज को हैंग कर सकें, तो वो जो नेल उस वॉल के अंदर फिट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, हम उसको आसानी से नहीं निकाल सकते, तो वो भी जो है वो फ्रिक्शन की मदद से होती है। बिकॉज उसमें वहाँ उस पॉइंट पे फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि हम जो है वो उस नेल को आसानी से नहीं निकाल सकते। तो डेली लाइफ के अंदर जो है वो बहुत सारी जगहों पे फ्रिक्शन मौजूद होती है, ऑलमोस्ट हर जगह फ्रिक्शन मौजूद होती है, बिकॉज ये फोर्स एग्जिस्ट करती है जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हो। जब कांटेक्ट होता है बॉडीज के दरमियान तो सरफेसेस के दरमियान उतनी ज़्यादा जो है वो फ्रिक्शन खुद ब खुद जनरेट हो जाती है। अब फ्रिक्शन डिपेंड करती है कि सरफेस स्मूथ है या सरफेस रफ है। सरफेस जितना ज़्यादा स्मूथ होगा, फॉर एग्जाम्पल एक इस तरह का सरफेस है और एक इस तरह का सरफेस है, तो ये वाला जो सरफेस है वो ज़्यादा स्मूथ है एज कम्पेयर टू ये सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल रोड की एग्जांपल ले लें, एक रोड जो है वो बिल्कुल फ्रेश न्यू बना हुआ है और दूसरा रोड है जो कि जगह जगह से ख़राब हुआ है, तो वो सरफेस जो है वो ज़्यादा रफ होगा एज कम्पेयर टू ये। तो रफ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, इसीलिए वहाँ पे हमें मूव होने में ज़्यादा मुश्किल होगी एज कम्पेयर टू ये सरफेस जहाँ पे स्मूथ सरफेस है, तो वहाँ पे मूव करना ज़्यादा आसान है और फ्रिक्शन जो है वो वहाँ पर कम होगी। इसी तरह से जब हम कार्स की एग्जांपल लें तो कार्स के जो जनरली तमाम व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं वो फ्लैट नहीं होते, उसका जो सरफेस है वो डेलिब्रेटली जो है वो रफ बनाया जाता है। टायर के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ होता है उसका रीज़न ही यही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन हो और रोड के साथ उसकी जो ग्रिप है वो अच्छी हो सके। बिकॉज अगर ग्रिप नहीं होगी, जैसे नॉर्मली जो है वो रेनी सीजन के अंदर जो है वो व्हीकल ज़्यादा स्लिप हो जाती हैं। क्यों स्लिप हो जाती हैं? बिकॉज अगर सरफेस इस तरह से रफ भी है तो इस सरफेस के ऊपर जो है वो वाटर जमा हो जाता है और ये जो सरफेस है वो बिल्कुल एज अ स्मूथ सरफेस बन जाता है। इसीलिए बम्प्स वाले रोड के ऊपर भी जो है वो व्हीकल आसानी से स्लिप हो जाती हैं या स्किड हो जाती हैं। और उसका रीज़न क्या है कि रेनी सीजन में जब वाटर फॉल करता है उन रोड्स के ऊपर तो वो सरफेस स्मूथ हो जाता है और स्मूथ होने से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है और हम आसानी से जो है वो ब्रेक्स अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो पूरा ब्रेकिंग का मैकेनिज्म है, चाहे मोटरसाइकिल में हो, बाइसाइकिल हो या कोई कार व्हीकल, फोर व्हीलर हो, किसी भी टाइप के व्हीकल्स हो, तमाम व्हीकल्स के अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, व्हीकल को रोकने के लिए जो सिस्टम होता है, वो सारा सिस्टम जो है वो इसी फ्रिक्शन पर बेस करता है। फ्रिक्शन की मदद से जो है वो कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट रुक सकती है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो शायद एक मूविंग ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करता रहता, वो कभी भी जो है वो स्टॉप नहीं होता। बिकॉज मोशन को रिड्यूस करने वाली जो फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इसीलिए हम जो है वो फ्रिक्शन को मेजर करते हैं इन SI यूनिट एज न्यूटन्स। चाहे किसी भी टाइप की फोर्स हो, फोर्स इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन्स। ओके, सो अब जो है वो हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हमें बताना है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होती है। तो सबसे पहले तो जो है वो हम इस रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब देख लेते हैं कि क्या मतलब होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सरफेस मौजूद है, इस सरफेस के ऊपर हमारे पास एक ब्लॉक है और मेरे पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। अब मुझे कहा जाता है कि इस ब्लॉक को मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है।
साथ साथ जो है वो इस ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मूव करके मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाना है, तो दोनों में से किसको मूव करना आसान होगा? जिसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उसको मूव करना आसान नहीं होगा, जिसमें फ्रिक्शन कम होगी उसको मूव करना ज़्यादा आसान होगा। तो फ्रिक्शन के बारे में एक बात याद रखेंगे कि फ्रिक्शन डिपेंड करती है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे या कांटेक्ट एरिया। जिन सरफेसेस में कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होगा उन सरफेसेस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी ज़्यादा होगी। अगर हम इन दोनों बॉडीज़ को मूव करने वाली एग्जांपल्स को देखें तो यहाँ इस स्क्वायर शेप या इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ जो कांटेक्ट एरिया है ये ज़्यादा है, इसी वजह से इस ब्लॉक को मूव करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ इस बॉडी में, इस ऑब्जेक्ट में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा लग रही है। अगर हम इस स्फीयर को देखें तो इस स्फीयर के केस के अंदर जो कांटेक्ट एरिया है इस बॉडी का इस सरफेस के साथ वो बहुत ही कम है, इसीलिए जो है वो इसको हमें मूव करना ज़्यादा आसान होगा। इसी तरह से हमने देखा होगा कि नॉर्मली फर्नीचर्स के अंदर जो है वो जो बेस एरिया है, बेस में यहाँ पर छोटे छोटे व्हील्स लगा देते हैं, तो व्हील से क्या होता है? कांटेक्ट एरिया कम हो जाता है, और जब कांटेक्ट एरिया कम होता है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना आसान होता है। तो जब एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करे, जैसे ये ब्लॉक था जो कि स्लाइड कर रहा था विदाउट व्हील्स, जब स्लाइड कर रहा हो तो ऐसे सरफेसेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जबकि एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल करे तो रोल करने वाली जो फ्रिक्शन है, ऐसी फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? इट इज रोलिंग फ्रिक्शन। अभी हमने जब यहाँ देखा कि फ्रिक्शन डिपेंड करती है कांटेक्ट एरिया पर, तो जिसमें कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होगा वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, जिसमें कांटेक्ट एरिया कम होगा वहाँ फ्रिक्शन भी कम होगी। सो इन शॉर्ट हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देखा कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ फ्रिक्शन कम है। द रीज़न इज द कांटेक्ट एरिया। यहाँ कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है जबकि यहाँ कांटेक्ट एरिया कम है, जिसकी वजह से इस बॉल को या स्फेरिकल बॉडीज़ को मूव करना ज़्यादा आसान होता है। तो जनरली जो है वो हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो है वो इस तरह से रोलर बेरिंग्स या इस तरह से जो है वो व्हील्स लगा देते हैं ताकि कांटेक्ट एरिया कम हो जाए। जब कांटेक्ट एरिया कम हो जाएगा तो हम बॉडीज़ को आसानी से जो है वो मूव कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। चलिए, जब लास्ट में जो है वो हमारा जो टॉपिक था जिसमें मेथड्स जो है वो एक्सप्लेन करने थे टू रिड्यूस दी फ्रिक्शन। जिस तरह से डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पर फ्रिक्शन हमारे काम आ रही होती है, हमारा फ्रिक्शन जो है वो एडवांटेज प्रोड्यूस कर रही होती है हमारे लिए। जैसे फॉर एग्जांपल वॉक करने के लिए फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं, हम लिखने के लिए फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए जब हम नेल लगाते हैं वॉल के अंदर फ्रिक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं। बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम फ्रिक्शन जो है वो हमें एडवांटेज प्रोड्यूस नहीं कर रही होती हमारे लिए, तो वहाँ उन केसेस के अंदर जो है वो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं कुछ मेथड्स को यूज़ करके, ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। तो सबसे पहला जो हमने यहाँ इस एग्जांपल के अंदर भी देखा कि अगर हमें फ्रिक्शन को कम करनी है तो हम क्या करें? यूज़ बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग सबने देखे होंगे, व्हील्स के अंदर ज़्यादातर जो है वह बॉल बेयरिंग्स यूज़ होते हैं। और इन बॉल बेयरिंग्स का यूज़ क्या है या इसका फंक्शन क्या है? इसका काम ये है कि ये जो बॉल बेयरिंग्स हैं वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर देता है रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर, जिसकी वजह से बॉडी का जो मूव है, बॉडी का जो मोशन है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जिसमें हम यूज़ ऑफ ऑयल
or any lubricant. मशीन्स के अंदर हमने देखा होगा कि मशीन्स में ज़्यादातर जब आवाज़ आना शुरू हो जाती है तो इट्स मीन वहाँ जो दो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह रब हो रहे होते हैं, और रब होने की वजह से जो है वो जो सरफेस है वो ख़राब हो सकता है। या इसी तरह से जब दरवाज़ा है, दरवाजे में से भी जब कोई आवाज़ आ रही हो तो हम क्या करते हैं, हम उस जगह पर जो है वो ऑयल अप्लाई कर देते हैं, लुब्रिकेंट अप्लाई कर देते हैं। व्हीकल्स के अंदर भी जब इस तरह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हो तो हम वहाँ पर ऑयलिंग या ग्रीस अप्लाई कर देते हैं या लुब्रिकेंट अप्लाई कर देते हैं। इन तमाम चीज़ों का पर्पस क्या है, ताकि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर आसानी से स्लाइड करे, और जब आसानी से स्लाइड करेगी तो इट्स मीन फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, सो दैट इज स्ट्रीमलाइन बॉडीज। स्ट्रीमलाइन बॉडीज का मतलब है कि जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक एरोप्लेन हो गया, स्पोर्ट्स कार हो गई या रॉकेट्स हो गए, इन तमाम फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो फ्रंट बॉडीज होती हैं वो स्ट्रीमलाइंड बनाते हैं। स्ट्रीमलाइंड का मतलब ये फिश लाइक शेप। जैसे फॉर एग्जांपल कार का जो फ्रंट का शेप है वो कभी भी इस तरह से नहीं होता। कार के फ्रंट के शेप को ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि वो इस तरह से बनाए। इस तरह से फिश लाइक शेप बनाने से क्या होगा कि जब ये मूव करेगी हाई स्पीड में, तो जब एयर इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो एयर उसको कट करके पास आउट हो जाएगी। इस तरह के शेप को स्ट्रीमलाइंड शेप कहते हैं। जैसे रॉकेट का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो स्ट्रीमलाइंड शेप में होता है। बुलेट ट्रेन को अगर हम देखें, स्पोर्ट्स कार हो गई, इन तमाम हाई मूविंग स्पीड वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो फ्रंट शेप है वो हमेशा स्ट्रीमलाइंड होता है। और उसका पर्पस क्या है, ये स्ट्रीमलाइंड शेप जो है वो बॉडी की जो एयर फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो ये थे कुछ मेथड जिससे हम फ्रिक्शन को डेली लाइफ में रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हमारा जो काम है डेली लाइफ का वो ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो सके। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने फ्रिक्शन को सीखा, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन सीखी, और साथ साथ लास्ट में कुछ मेथड्स देखे जिससे हम फ्रिक्शन को आसानी से कम कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और एसएलओ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।